तो चलिए जनजातियों से संबंधित जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान आपका भारतीय संविधान के तहत आदिवासी एवं जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में एक वर्ग में लाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान है आपका। परिभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान आपका क्या है, देखते हैं। परिभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान आपका भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परिभाषित नहीं करता। वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में रहने वाली पिछड़ी जनजाति के रूप में मान्यता जाना जाता है, मतलब माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं में पिछड़ी जनजातियों के प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने की मांग की। आपका अनुच्छेद 366-25 में लिखा है कि अनुसूचित जनजातियों से तात्पर्य ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या समूह अभिप्रेरित हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है आपका। ठीक है, अनुच्छेद 366-25 अनुसूचित जनजाति से तात्पर्य ऐसी जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या समूह अभिप्रेरित हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342(1) के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है। जिन्हें इस संविधान के उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 342(1) में अनुसूचित जनजातियां माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 366-25 के तहत अनुसूचित जनजातियों के गठन के बारे में परिभाषा दी गई है। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 342(1) जिसमें लिखा है राष्ट्रपति किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य के मामले में राज्यपाल के परामर्श के बाद उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जनजातियों या जनजातीय समुदायों जनजाति समुदायों के कुछ भागों या समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। अब इसमें यहाँ पर नोट है, भारतीय संविधान में जनजाति शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। हालांकि संविधान में अनुच्छेद 342 से 342(1) के माध्यम से अनुसूचित जनजाति शब्द को जोड़ा गया है। अब पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। छठवीं अनुसूची में शामिल राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु प्रावधान निर्धारित करती है। पांचवी अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड है। पहला, जनजातीय आबादी की प्रधानता हो। दूसरा, क्षेत्र की सघनता उचित आकार हो। तीसरा, एक व्यवहार प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक और तालुका। और तीसरा मतलब चौथा है पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्रों का आर्थिक पिछड़ापन। अब पांचवी अनुसूची के भाग ख में अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में एक जनजाति सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान है। टीएसी का कर्तव्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर सलाह देना, जैसा कि राज्यपाल द्वारा उन्हें संदर्भित किया जा सकता है। अब जनजाति सलाहकार परिषद ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल्स, इसमें क्या है, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति पर सलाह देने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करनी होती है। इसमें 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 चौथाई राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं आपका। इसी तरह परिषद अनुसूचित जनजाति वाले राज्य में भी स्थापित की जा सकती है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं, यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश देते हैं। जनजाति सलाह परिषद आपका ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल्स की कमियां,
टीएसी केवल उन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और सिफारिश दे सकते हैं जिन्हें राज्यपाल द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। यह केवल सलाहकारी क्षमता के रूप में कार्य करता है और इसके पास कार्यान्वयन की कोई शक्ति नहीं है। परिषद जनजातीय आबादी के लिए जवाबदेह नहीं है क्योंकि वे राज्यपाल या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। अब छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य, ठीक है। अब सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान। जनजातीय लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी। अब इनकी सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान है। अस्पृश्यता का अंत, यह सामाजिक न्याय और मनुष्य की गरिमा की गारंटी देता है। अनुच्छेद जो 17 है अस्पृश्यता का अंत करता है, ठीक है। संरक्षण हेतु प्रयास, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ठीक है। अब अनुच्छेद जो 23 है मानव के दुर्व्यापार या बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आर्टिकल 23 और 24 में है। जैसे आपका मानव तस्करी, बेगार, बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे देश के लाखों अल्प सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा की जा सके। यह अधिकार भारत के नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। पुरुष, महिला और बच्चों की खरीद बिक्री। संरक्षण हेतु प्रयास, बंधक मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 में आया। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है इसमें। और संविधान का यह अनुच्छेद किसी फैक्ट्री, खान, अन्य संकटमय गतिविधियों यथा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अब इन भाई साहब को देखो, बढ़िया सिगार फूकते हुए और जा रहे हैं और इसी के विरुद्ध अधिकार है। बाल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संरक्षण हेतु अधिकार, बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, नियम अधिनियम 1986, ठीक है। बाल नियोजन अधिनियम 1938, बाल नियोजन अधिनियम 1938 और कारखाना अधिनियम 1981, कारखाना अधिनियम आपका 1981, कारखाना अधिनियम 1981। अब देखो अनुच्छेद 25, जो आपका अनुच्छेद 25(2) है, सही है। अनुच्छेद 25 आपका अनुच्छेद 25 सामाजिक, अनुच्छेद 25(2)(b) सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करता है, ठीक है। अब शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण हेतु प्रावधान, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें ये है अनुच्छेद 15(4) कहता है, राज्य को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए यह अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के लिए किसी अनुभाग को जिसको अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है आपका। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि होती है। अनुच्छेद 50(a) में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, ठीक है। सेवा नियोजन संबंधी प्रावधान, अब अनुच्छेद
अनुच्छेद आपका 16(4)(a) में कहा गया है, राज्य को अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनकी प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 16(4)(b) में राज्य को किसी वर्ष में खाली रह गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4 का के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग को रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 335 में कहा गया कि सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे आपके। अनुच्छेद 164(1) में कहा गया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु पृथक जनजाति मंत्रालय मिलेगा। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। और अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है। और अनुच्छेद 334 लोकसभा में विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधि का कतिपय अवधि के पश्चात न रहना। अनुच्छेद 243D पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण होगा। 243D में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है आपका। अब अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर राज्यों जैसे नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अब 371 में कहा गया कि स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। 371A में कहा गया है सोशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। 371B में है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ असम। और 71C में है 371C में स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मणिपुर। 371D में स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। 371E में कहा गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। 371F में स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम। 371G में स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मिजोरम। 371H में स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। 371 आपका आई में कहा गया है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ गोवा। और 371J में स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका। अन्य प्रमुख प्रावधान जैसे प्रमुख प्रावधान अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण है आपका। 338 का में अनुच्छेद 338 का में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का उपबंध करता है। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 338 का जोड़ा गया आपका। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आपका संविधान के अनुच्छेद 338 का के तहत 2004 में किया गया। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा आपका। अवधि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य जो 3 वर्ष के लिए हैं। कार्य होगा अनुसूचित जनजातियों के लिए, कार्य है इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए, कार्य है अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदत्त सूचना उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करना, विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना। राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। वैधानिक प्रावधान है इसमें अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 आपका। और पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा 1996 आपका। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 आपका।
और आपका यहाँ पर है जैसे पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा एक्ट 1996। इसमें कहा गया कि पेशा अधिनियम जो 1996 में पंचायती राज से संबंधित संविधान के भाग 9 का के प्रावधान को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में ग्राम सभा को निर्णय लेने में सशक्त करता है। भूरिया समिति भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर यह अधिनियम 24 दिसंबर 1996 में लागू हुआ। मध्य प्रदेश में यह अधिनियम कब लागू हुआ? 15 नवंबर 2022 को लागू हुआ। ठीक है। और अनुच्छेद 243 टी के तहत काम ही नहीं कर रहा यार। अरे क्या काम करेगा, पूरा तो पढ़ लिया भाई। तो चलिए इसमें लास्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 टी के अंतर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों में से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए नगरपालिका निकायों में प्रत्येक स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित इन स्थानों में से कम एक तिहाई स्थान उन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा है जो पढ़ा है, अभी और पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।